दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र की पुस्तक के तहत ROARO की परीक्षा से संबंधित जो पूर्व वर्षों की प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक्स देख रहे थे। ठीक है, और इकोनॉमिक्स के तहत यह दोस्तों हमारा जो है यह ABC पार्ट है दोस्तों, जिसके तहत हम लोग सेंसस देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 13वें नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हमारा टॉपिक था दोस्तों नगरीकरण। ठीक है, अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। यहाँ देखिए आप लोग ध्यान से। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है हमारा 13वां प्रश्न। यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेटमेंट जो है वह कह रहा है कि तमिलनाडु ने 1961 से 2001 की अवधि में नगरीकरण अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि अंकित किया। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि तमिलनाडु ने 1961 से 2001 की अवधि में नगरीकरण अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि अंकित किया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भारत में एक नगरीय केंद्र का औसत आकार लगभग 45,000 है। ठीक है, फिर तीसरा कह रहा है कि नगरीय केंद्रों की सबसे बड़ी संख्या चतुर्थ श्रेणी में आती है। और चतुर्थ पॉइंट हमारा कह रहा है कि पांचवा तथा छठी श्रेणी के नगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 5% से अधिक भाग रहता है। ठीक है, तो इसका कौन सा स्टेटमेंट सही है, वह है हमारा 1 एवं 3। ठीक है, 1 एवं 3 स्टेटमेंट हमारा सही है। चलिए पढ़ेंगे। कह रहा है कि तमिलनाडु ने 1961 से 2001 की अवधि में नगरीकरण अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि अंकित किया है। तो दोस्तों यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर हमारा कह रहा है तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो तीसरा कह रहा है कि नगरीय केंद्रों की सबसे बड़ी संख्या चतुर्थ श्रेणी में आती है। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो दूसरा दिया गया है और जो चौथा स्टेटमेंट दिया गया है यह सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ डाटा देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए डाटा क्या कह रहा है। डाटा चलिए देखते हैं। कह रहा है कि तमिलनाडु ने 1961 से 2001 के दौरान नगरीकरण अनुपात में सर्वाधिक यानी कि 17.17% वृद्धि अंकित किया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में एक नगरीय केंद्र का औसत आकार लगभग 55,400 है। ठीक है, कह रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में एक नगरीय केंद्र का औसत आकार है लगभग 55,400। ठीक है, फिर कह रहा है कि नगरीय केंद्रों की जो सर्वाधिक 1560 संख्या है वह चतुर्थ श्रेणी में है। फिर कह रहा है कि पांचवी तथा छठी श्रेणी के नगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 5% यहाँ दिया गया था, यहाँ है 3% अधिवासित है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमारा लास्ट स्टेटमेंट जो था वह भी गलत था। ठीक है, तो राइट आंसर 1 तथा 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 14वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहां देखिए। चलिए देखते हैं। चलिए 14वां नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। पहला है दोस्तों, भारत के उत्तरी शहरों में सामान्यतः असंतुलित लिंगानुपात मिलता है। क्या है, कह रहा है कि भारत के जो उत्तरी शहर हैं उसमें सामान्यतः क्या है, असंतुलित लिंगानुपात मिलता है। फिर देखेंगे दूसरा कह रहा है कि पश्चिमी शहरों के केंद्रीकरण के विपरीत पूर्वी शहर जो हैं वह हैं बिखरे हुए हैं। क्या है, पश्चिमी शहरों के केंद्रीकरण के विपरीत दोस्तों पूर्वी शहर जो हैं वह बिखरे हुए हैं। फिर तीसरा क्या कह रहा है, दक्षिण में श्रम शक्ति में महिलाओं की ईसाइयों की लघु संख्या तथा उच्च शिक्षा दर के कारण बृहत्तर भागीदारी है। क्या है, दक्षिण में श्रम शक्ति में महिलाओं की ईसाइयों की लघु संख्या तथा उच्च शिक्षा दर के कारण बृहत्तर भागीदारी है। ठीक है, फिर हमारा चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि पश्चिमी शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से लघुतर प्रव्रजन होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा राइट स्टेटमेंट है वह है दोस्तों हमारा 1, 2 एवं 4। पढ़ेंगे फिर से। तो एक है कि भारत के उत्तरी शहरों में क्या कह रहा है, भारत के उत्तरी शहरों में सामान्यतः असंतुलित लिंगानुपात मिलता है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि पश्चिमी शहरों के केंद्रीकरण के विपरीत पूर्वी शहर जो हैं वह बिखरे हुए हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है, यानी कि पश्चिमी शहरों के केंद्रीकरण के विपरीत दोस्तों हमारे पूर्वी शहर जो हैं वह बिखरे हुए हैं। फिर तीसरा जो स्टेटमेंट है कि दक्षिण में श्रम शक्ति में महिलाओं की ईसाइयों की लघु संख्या तथा उच्च शिक्षा दर के कारण बृहत्तर भागीदारी है, यह स्टेटमेंट हमारा दोस्तों गलत दिया गया है। ठीक है, फिर है कि पश्चिमी शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से लघुतर प्रव्रजन होता है, यह स्टेटमेंट दोस्तों हमारा सही है। ठीक है, चलिए देखेंगे सही स्टेटमेंट हमारा क्या होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों सही स्टेटमेंट हमारा क्या है। यहाँ देखेंगे, हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ लिया है, चलिए आंसर इसका देखते हैं क्या दिया गया है।
आंसर दिया गया है दोस्तों, यहाँ देखिए आप लोग। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर दिया गया है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2 एवं 4 जो है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता जो थी वह न्यूनतम थी। क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता जो थी वह न्यूनतम थी। ठीक है, तो त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों प्रश्न काल के अनुसार क्या था, वह था हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर हमारा हिमाचल प्रदेश था। चलिए डाटा देखेंगे क्या दिया गया है। डाटा यहां दिया गया है दोस्तों कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विकल्पगत राज्यों में नगरीय जनसंख्या एवं प्रतिशतता निम्न है। त्रिपुरा की दोस्तों नगरीय जनसंख्या एवं प्रतिशतता कितनी है, तो नगरीय जनसंख्या की हमारी प्रतिशतता है 26.2%। ठीक है, सिक्किम की क्या है 25.2%। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की क्या है 22.9% और हिमाचल प्रदेश की है 10.0%। ठीक है दोस्तों, तो यदि हमारा वर्तमान 2011 की जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक दोस्तों यदि पूछा जाए राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी, तो न्यूनतम किसमें है दोस्तों, तो यदि हम 2011 की जनगणना के अनुसार भी देखें तो कह रहा है कि उपर्युक्त आंकड़ों के अनुसार विकल्पगत राज्यों एवं सभी भारतीय राज्यों में हिमाचल प्रदेश की नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी। ठीक है, तो यदि 2011 की बात करें तो हमारा ऑप्शन डी दोस्तों हिमाचल प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है देखिए, यहां कह रहा है क्या देखेंगे, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है दोस्तों, तो नगरीय जनसंख्या हमारी हो जाएगी, जो नंबर 1 पे हो जाएगा दोस्तों वह है महाराष्ट्र। ठीक है, नंबर 1 पे हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, फिर दोस्तों हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश यह हो जाएगा हमारा तीसरा नंबर यानी कि 1, 3। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा तमिलनाडु, तो तमिलनाडु हो जाएगा हमारा यानी कि 2। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा पश्चिम बंगाल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 1, 3, 2 और 4। चलिए देखेंगे यहाँ ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन यहाँ तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, ऑप्शन ए यानी कि 1, 3, 2 और 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रश्नगत राज्यों में नगरीय जनसंख्या इस प्रकार है दोस्तों। ठीक है, महाराष्ट्र में है दोस्तों 5,08,18,259। क्या है, महाराष्ट्र में है 5,08,18,259। उत्तर प्रदेश में है 4,44,95,063। तमिलनाडु में है 3,49,17,440 और पश्चिम बंगाल में है दोस्तों 2,90,93,002। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए 17वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। चलिए यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार 10 लाख प्लस के नगरीय समूह नहीं है। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार 10 लाख प्लस के नगरीय समूह नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी उड़ीसा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 18वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहां देखें। कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। क्या है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, तो प्रश्न काल के अनुसार इसका राइट आंसर था दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर था। ठीक है, चलिए देखेंगे वर्तमान डाटा के अनुसार क्या है। कह रहा है कि जनगणना 2001 एवं 2011 के अनुसार विकल्पगत राज्यों में तमिलनाडु की नगरीय आबादी राज्य की कुल जनसंख्या की क्रमशः 44.5 एवं 48.4 थी। ठीक है, 2001 में कितनी थी 44.5 और 2011 में 48.4। ठीक है, जो तत्कालीन समय तथा वर्तमान जनगणना में भी सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश के जो सर्वाधिक नगरीकृत 5 राज्य हैं वह हैं क्रमशः गोवा सबसे ज़्यादा नगरीकृत है 62.2%। फिर है दोस्तों हमारा मिजोरम 52.1%। ठीक है, फिर है हमारा तमिलनाडु 48.4%। फिर है हमारा केरल 47.7%। फिर है दोस्तों हमारा महाराष्ट्र 45.2%। ठीक है, तो यदि ऑप्शन में दिए गए
दिए गए जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, यदि वर्तमान के अनुसार देखें तो इसमें जो सर्वाधिक हमारा नगरीकृत राज्य है वह महाराष्ट्र ना होके दोस्तों वह हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन सी यदि वर्तमान के अनुसार देखें और यदि प्रश्न काल के अनुसार देखें तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र था। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में यदि यह प्रश्न पूछा जाए तो आप आंसर तमिलनाडु मार्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों को 2011 जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा राज्यों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों को 2011 जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा राज्यों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे यदि प्रश्न काल के अनुसार इसका आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों तो वह था हमारा यानी कि 3, 2, 4 और 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, अब वर्तमान के अनुसार हम देखेंगे इसका व्याख्या क्या दिया गया है, यहाँ देखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विकल्प में दिए गए राज्यों का उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम निम्न है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले है दोस्तों हमारा गोवा, ठीक है, जिसका है 62.2%, फिर है मिजोरम 52.1%, फिर है तमिलनाडु 48.4%, फिर है दोस्तों केरल 47.7%। ठीक है, तो अतः विकल्प हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखें विकल्प ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से। 20वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही आंसर या सही उत्तर चुनिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या दिया गया है दोस्तों, बी, यानी कि 3, 4, 2 और 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, 3, 4, 2 और 1, यानी कि सबसे पहले महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र दोस्तों, फिर हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, फिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और फिर हो जाएगा गुजरात। फिर देखें, सबसे पहले हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और फिर हो जाएगा गुजरात। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 21वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार जनसंख्या में संपूर्ण वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक रही है। ठीक है, क्या कह रहा है, यहाँ देखिए ध्यान से सारे प्रश्न। कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार जनसंख्या में संपूर्ण वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक रही है। फिर है भारत में ग्रामीण जनसंख्या 67.84% एवं नगरीय जनसंख्या 32.16% है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 2001 में नगरीकरण का स्तर 27.81% था। फिर कह रहा है कि 2001 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 71.19% था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हम मार्क करेंगे, इसका राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों केवल 1 एवं 3 हमारा सही है, केवल 1 एवं 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 एवं 3 पढ़ेंगे। कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार जनसंख्या में संपूर्ण वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक रही है, यह स्टेटमेंट हमारा सही दिया गया है। फिर कह रहा है कि 2001 में जो नगरीकरण का स्तर था वह दोस्तों 27.81% था, यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। पर दूसरा स्टेटमेंट और जो चौथा स्टेटमेंट है यह हमारा सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए डाटा हम देख लेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है इसका डाटा देखिए। कह रहा है कि कथन 1 और कथन 3 सत्य हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया है, जबकि कथन 2 एवं 4 असत्य हैं। कह रहा है क्योंकि 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण यानी कि नगरीय जनसंख्या थी दोस्तों 68.84, वह जो हमारी नगरीय जनसंख्या थी वह थी हमारी 31.16%। साथ ही 2001 में जो ग्रामीण जनसंख्या थी वह थी दोस्तों हमारी 71.19%, नहीं बल्कि 72.19% थी। और यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ 71.19% दिया गया है। ठीक है, जबकि यह 71.19% ना होकर 72.19% थी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों।
क्या है हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर जनगणना 2001 हैं। ठीक है, भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर जनगणना 2001 हैं। तो इसका आंसर स्टार मार्क किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए डाटा पढ़ेंगे। कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले नगरों की संख्या 35 थी। ठीक है, लेकिन प्रश्न में 35 नहीं दिया गया, इसलिए आंसर इसका स्टार मार्क किया गया है। कह रहा है 2011 की जनगणना अनुसार 53 थी। क्या है, 2011 जनगणना के अनुसार 53 थी। आयोग द्वारा विकल्प में 35 नहीं दिया गया है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो यदि वर्तमान के अनुसार पूछें दोस्तों कि भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं जनगणना 2011 के अनुसार, तो आप लोग याद रखिएगा इसका आंसर 53 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, यहां ध्यान से देखें। चलिए दोस्तों 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहां देखिए। कह रहा है भारत के निम्नलिखित, क्या है, भारत के निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों का उनके नगरीकरण के स्तर के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या है, भारत के निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों का उनके नगरीकरण के स्तर के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करिए। ठीक है दोस्तों, तो पहले दिया गया है चंडीगढ़, फिर है दमन एवं दीव, फिर है दिल्ली एवं लक्षद्वीप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका राइट आंसर हम क्या मार्क करेंगे, वह है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 3, 1, 4 और 2। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा दिल्ली, जिसके नगरीकरण का प्रतिशत है दोस्तों 97.5%। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा चंडीगढ़, जिसके नगरीकरण का प्रतिशत है 97.3%। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा लक्षद्वीप, जिसके नगरीकरण का प्रतिशत है 78.1%। और फिर हो जाएगा हमारा दमन एवं दीव, जिसके नगरीकरण का प्रतिशत है 75.2%। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा दिल्ली। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा हमारा दिल्ली, फिर हो जाएगा चंडीगढ़, फिर हो जाएगा लक्षद्वीप, फिर हो जाएगा दमन एवं दीव। ठीक है, सबसे पहले दिल्ली, फिर हो जाएगा चंडीगढ़, फिर हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप, फिर दमन एवं दीव। यहाँ देखें डाटा में, आप लोग देखें यहाँ डाटा क्या दिया गया है। दिल्ली है 97.5%, चंडीगढ़ है 97.3%, लक्षद्वीप है 78.1%, दमन एवं दीव है 75.2%। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, 1, 3 और 2, 4, 1, 3 और 2, यानी कि सबसे पहले हमारा सिक्किम हो जाएगा, जिसकी नगरीय जनसंख्या है दोस्तों 1,53,578। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, जिसकी नगरीय जनसंख्या कितनी है 3,17,369। ठीक है, फिर है हमारा नागालैंड, उसकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, यह है दोस्तों 5,70,966। फिर है हमारा मिजोरम 5,71,771। तो सबसे पहले नगरीय जनसंख्या में हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा आरोही क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा सिक्किम। ठीक है, कितना 1,53,578। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश, कितना 3,17,369। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा नागालैंड, कितना 5,70,966। ठीक है दोस्तों, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा मिजोरम 5,71,771। यहाँ डाटा आप लोग देखिए। ठीक है, डाटा यहाँ देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। क्या है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है दोस्तों। तो चाहे जनगणना 2001 की बात करें, चाहे 2011 के अनुसार दोस्तों उपर्युक्त शहरों का जनसंख्या के मामले में अवरोही क्रम है। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो जनसंख्या है वह है हमारी मुंबई की, फिर है दिल्ली की, फिर है कोलकाता की, फिर है चेन्नई की। तो हम राइट आंसर किसको मार्क करेंगे, वह है हमारा मुंबई। ठीक है, मुंबई के बाद है दोस्तों दिल्ली, दिल्ली के बाद है कोलकाता, कोलकाता के बाद है चेन्नई, याद रखिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों देखेंगे, कह रहा है कि नगरीकरण का कारण है, ठीक है, अर्बनाइजेशन का कारण है दोस्तों। कह रहा है कि ग्रामीण नगरीय असंतुलन, ठीक है, ग्रामीण नगरीय असंतुलन।
फिर कह रहा है दोस्तों क्या, फिर हमारा कह रहा है कि नगरीकरण का कारण क्या है। तो पहला है ग्रामीण नगरीय असंतुलन। फिर कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी। फिर कह रहा है कि कृषि भूमि की ना बढ़ सकने वाली प्रकृति। फिर कह रहा है नगरों की चुंबकीय विशेषताएं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों उपर्युक्त सभी। क्या है, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर क्या है। फिर देखेंगे नगरीकरण का कारण है दोस्तों ग्रामीण नगरीय असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी, कृषि भूमि के ना बढ़ सकने वाली प्रकृति और नगरों की चुंबकीय विशेषताएं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 17वां नंबर प्रश्न, यहाँ जो 27वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, यह क्या कह रहा है, चलिए देखेंगे। कह रहा है कि बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है, क्या है, बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है। पहला दोस्तों मेट्रोपॉलिटन नगरों की मलिन बस्ती जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है दोस्तों बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण। ठीक है, फिर कह रहा है कि नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट। ठीक है, फिर चौथा कह रहा है कि आधार रचना सुविधाओं का तेज उच्चीकरण। तो यह हमारा चौथा जो है यह गलत है। ठीक है, चौथा हमारा गलत होगा। ठीक है, जबकि पहला दूसरा तीसरा सही है। फिर देख लेंगे, कह रहा है कि बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है, क्या है, बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है। तो मेट्रोपॉलिटन नगरों की मलिन बस्ती जनसंख्या में वृद्धि, बिल्कुल सही है। फिर है बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण, यह भी सही है। नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट, यह भी हमारा सही है। तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि 1, 2 एवं 3 को। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, यहाँ देखेंगे। कह रहा है कि टी.के. ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है, क्या है, कह रहा है कि टी.के. ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। तो कह रहा है कि आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी के आधार पर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 31.2%। ठीक है, 31.2% दोस्तों भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो हम लोगों ने अभी देखा कितना था दोस्तों, 31.16%। ठीक है, 31.16%। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है दोस्तों, तो वह है हमारा 31.16%। ठीक है, 31.16। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, यहां देखिए ध्यान से। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार, यहाँ देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। ठीक है, कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ देखिए डाटा क्या कह रहा है। देखिए राज्य नगरीकरण प्रतिशत में जनगणना 2011 के आधार पर उड़ीसा का है 16.7% नगरीकरण है, राजस्थान का 24.9%, हिमाचल प्रदेश का है 10% और बिहार का है दोस्तों 11.3%। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर स्पष्ट है कि विकल्पगत राज्यों में हिमाचल प्रदेश में नगरीकरण का प्रतिशत जो है दोस्तों सबसे कम है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 32वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है वह सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि गोवा में। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि गोवा में। यहाँ देखिए कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर उपर्युक्त राज्यों का क्रम क्रमशः है। तो गोवा है दोस्तों 62.2%, मिजोरम है 52.1%, तमिलनाडु है 48.4% और महाराष्ट्र है 45.2%।
प्रतिशत। ठीक है, 33वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। क्या है? निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, अहमदाबाद, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। सेंसस से संबंधित प्रश्न दोस्तों सभी परीक्षाओं में और आरओ की परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं। ठीक है, सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिए, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डाटा को आप ध्यान से देखते चलिए। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखते रहिए। चलिए दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वह है विश्व जनसंख्या एवं नगरीकरण। क्या है? विश्व जनसंख्या एवं नगरीकरण। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है दोस्तों क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारी भारत की जनसंख्या है वह विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17.31%। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 17.31%। यहां डाटा देखें आप, क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना है? 17.5%। ठीक है, अतः विकल्प ए को निकटतम सही उत्तर माना जा सकता है। यहां बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस है, विश्व जनसंख्या दिवस है, तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जुलाई 11। ठीक है, जुलाई 11। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा तीसरा प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि हर वर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 11 को। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या है प्रश्न? बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है दोस्तों। क्या कह रहा है कि दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, चलिए डाटा यहां देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए यहां देखिए दोस्तों। चलिए यदि प्रश्न काल के अनुसार इसका आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों तो इसका आंसर था 3, 2, 1 और 4, यानी कि सबसे पहले हमारा पाकिस्तान था दोस्तों, फिर था भारत और फिर था हमारा बांग्लादेश, फिर था श्रीलंका। क्या? पहले पाकिस्तान, फिर भारत, फिर था दोस्तों बांग्लादेश, फिर था श्रीलंका प्रश्न काल के अनुसार। और वर्तमान के अनुसार हम देखेंगे क्या है। चलिए यहां देखिए ध्यान से। कह रहा है कि प्रश्न काल में विकल्प बी सही उत्तर था। विश्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में प्रश्नगत देश तथा उनकी शहरी जनसंख्या का प्रतिशत निम्नानुसार है। पाकिस्तान है 37% शहरी जनसंख्या, भारत है 35% शहरी जनसंख्या, बांग्लादेश है 39% शहरी जनसंख्या, श्रीलंका है 19% शहरी जनसंख्या। ठीक है, तो यदि दोस्तों वर्तमान के अनुसार पूछे तो बांग्लादेश हमारा सबसे शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक है। बांग्लादेश के बाद हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद हो जाएगा भारत, भारत के बाद हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका। ठीक है, तो वर्तमान के अनुसार क्रम क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, फिर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान, फिर हो जाएगा भारत, फिर हो जाएगा श्रीलंका। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा? कह रहा है कि सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। क्या है? सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। ठीक है, तो प्रश्न काल तथा वर्तमान में भी दोस्तों विकल्प बी सही उत्तर है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए डाटा यहां देखें। कह रहा है कि वर्ल्ड अर्बनाइजेशन, क्या है? वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2018 रिवीजन के आंकड़ों के आधार पर दिए गए महाद्वीप तथा उनके नगरीकरण का स्तर जो है वह निम्न अनुसार दिया गया है। चलिए देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों 86.9% के साथ सर्वप्रथम पे है। उत्तरी अमेरिका है 82.6% के साथ, फिर है यूरोप हमारा 74.9% के साथ, फिर है अफ्रीका 43.5% के साथ। फिर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया है 86.9% के साथ, उत्तरी अमेरिका है 82.6% के साथ, यूरोप है 74.9% के साथ और हमारा अफ्रीका है 43.5% के साथ। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश है। क्या है? कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश है। तो प्रश्न काल के अनुसार और वर्तमान के अनुसार भी दोस्तों इसका आंसर जो है वह है हमारा सी, यानी कि इक्वेडोर। ठीक है, इक्वेडोर। चलिए डाटा देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि चाहे प्रश्न काल की
तथा वर्तमान में भी विकल्प सी सही उत्तर है। विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में विकल्पगत दक्षिण अमेरिका देशों का जनसंख्या घनत्व निम्न है। बोलीविया का है दोस्तों 11, कोलंबिया का है 46, इक्वाडोर का है 71 तथा वेनेजुएला का है वह है 32। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है, 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्षों में सर्वाधिक है। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्षों में सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चाहे प्रश्नकाल के अनुसार चाहे वर्तमान के अनुसार, ऑप्शन ए यानी कि जापान। ठीक है दोस्तों, जापान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे, डाटा देखेंगे क्या कह रहा है इसका। कह रहा है कि प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी विकल्पगत देशों में विकल्प ए ही सही उत्तर था। क्या है, प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी विकल्पगत देशों में विकल्प ए ही सही उत्तर है। कह रहा है कि विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा हांगकांग, जापान तथा मकाओ SAR और चीन 85 की रही है। सबसे पहले है हांगकांग, फिर है जापान, फिर है मकाओ, फिर है दोस्तों चीन। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों सिंगापुर की। ठीक है, तो सबसे पहले हांगकांग, फिर जापान, फिर मकाओ, फिर है चीन, फिर है सिंगापुर की। जापान के अलावा दोस्तों विकल्पगत देशों यथा डेनमार्क, USA तथा स्विट्जरलैंड की जीवन प्रत्याशा क्रमशः तो 82 है दोस्तों हमारी डेनमार्क की, USA की है 77 एवं स्विट्जरलैंड की है 83। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, तो प्रश्नकाल की बात करें चाहे वर्तमान की बात करें दोस्तों, हमारा ऑप्शन हो जाएगा एशिया। ठीक है, ऑप्शन ए एशिया इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी विकल्प ए सत्य था। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में उपर्युक्त में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अनुमानित एशिया में है 149.7, इसके बाद क्रमशः अफ्रीका का है 47.2, फिर है यूरोप का 33.7 और दक्षिण अमेरिका का है 24.7। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। ठीक है, तो प्रश्नकाल एवं वर्तमान में दोनों में हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डाटा देखिए, कह रहा है कि प्रश्नकाल एवं वर्तमान में दिए गए विकल्पों में मंगोलिया में न्यूनतम जनघनत्व है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में मंगोलिया में 2, सऊदी अरब में 17, अफगानिस्तान में 60 तथा इराक में 98 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाटा को ध्यान से आप लोग देखते। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है। क्या है, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है। तो प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी विकल्प हमारा डी राइट आंसर है। चलिए डाटा पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए क्या है डाटा दिया गया है यहाँ। ठीक है, यहाँ देखिए, कह रहा है कि प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी विकल्प डी ही सत्य था। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 के अनुसार 60+ आयु की जनसंख्या का प्रतिशत इस प्रकार है दोस्तों। ठीक है, तो भूटान में है 9%, भारत में है 10.1%, नेपाल में है 8.7% और श्रीलंका में है 16.4%। ठीक है दोस्तों, डाटा हम लोगों ने देख लिया। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि सबसे अधिक घना आबाद सार्क देश है। क्या है, सबसे अधिक घना आबाद सार्क देश है। तो इसका राइट आंसर चाहे प्रश्नकाल की बात करें चाहे वर्तमान, इसका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डाटा देखिए यहाँ क्या कह रहा है, चलिए डाटा देखेंगे। कह रहा है कि प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी दक्षिण एशिया एवं सार्क का सबसे घना बसा देश मालदीव है। ठीक है, प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी दोस्तों दक्षिण एशिया एवं सार्क का सबसे घना बसा देश मालदीव है, पर मालदीव हमारा ऑप्शन में नहीं था। कह रहा है कि विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सार्क देशों की वर्तमान स्थिति देखेंगे। जनघनत्व ये न्यूली पब्लिश डाटा है 2020 का दोस्तों। चलिए देखेंगे यहाँ क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि मालदीव का जो जनघनत्व है दोस्तों वह है 1715। ठीक है, मालदीव का जो डाटा है वह है हमारा जनघनत्व 1715 का। बांग्लादेश का है 1286, भारत का है 470, श्रीलंका का है 354, पाकिस्तान का है 295, नेपाल का है 205, अफगानिस्तान का है 60, भूटान का है 20। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा डाटा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, कथन एवं कारण का प्रश्न है। ध्यान से देखिए, कह रहा है चीन की जनसंख्या वृद्धि नाटकीय ढंग से धीमी पड़ गई है। क्या है,
चीन की जनसंख्या वृद्धि नाटकीय ढंग से धीमी पड़ गई है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक बच्चा प्रति परिवार नीति के कारण उसकी प्रजनन दर में कमी आई है। ठीक है, कह रहा है कि चीन की जनसंख्या वृद्धि नाटकीय ढंग से धीमी पड़ गई है। फिर कह रहा है कारण एक बच्चा प्रति परिवार नीति के कारण उसकी प्रजनन दर में कमी आई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, चलिए ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा नगर है। क्या है, एशिया का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए प्रश्नकाल के दौरान एशिया का तथा विश्व का सबसे बड़ा नगर चीन का संघाई था दोस्तों। ठीक है, चीन का संघाई। जबकि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर जो है दोस्तों वह जापान का टोक्यो है, जिसकी जनसंख्या 47 मिलियन है। ठीक है, जिसकी 47 मिलियन जनसंख्या है, 37 मिलियन। ठीक है दोस्तों, सॉरी 37 मिलियन दोस्तों जनसंख्या है इसका। ठीक है, तो प्रश्नकाल के दौरान यदि बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा नगर था दोस्तों चीन का संघाई। और यदि वर्तमान के अनुसार क्या कह रहा है कि 2019 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर जापान का टोक्यो है। ठीक है दोस्तों, जिसकी जनसंख्या 37 मिलियन है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कथन कारण का प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न। क्या, चलिए कथन पढ़ेंगे। भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक है। क्या है, भारत की नगरीय जनसंख्या जो है वह कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक है। ठीक है, फिर कह रहा है कारण कि संयुक्त राज्य अमेरिका का नगरीकरण स्तर भारत से उच्चतर है। क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नगरीकरण स्तर भारत से उच्चतर है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, हम मार्क करेंगे बी। क्या है, बी। यानी कि कथन कह रहा है कि भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक है, तो कथन हमारा सही है। कारण दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का नगरीकरण स्तर भारत से उच्चतर है, यह हमारा कारण भी सही है। लेकिन दोस्तों ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 15वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है। क्या है, विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है। तो कह रहा है कि सामाजिक सुरक्षा द्वारा, यानी कि सोशल सिक्योरिटी द्वारा। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे 16वें नंबर प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है, चलिए यहां देखिए। 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, जनगणना वर्ष और भारत में लिंगा अनुपात। तो इसका राइट आंसर जो दिया गया है वह है 2011, यह हमारा सुमेल नहीं है। ठीक है, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार दोस्तों भारत में जो सेक्स रेशियो है वह हमारा 925 ना होकर दोस्तों वह है हमारा कितना, 943। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ डाटा गलत दिया गया है, 943 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, ध्यान से देखते रहिए। चलिए दोस्तों 17वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर पूछ रहा है। ठीक है, तो यह प्रश्नकाल के दौरान इसका आंसर हम मार्क करेंगे 20.09%। ठीक है, प्रश्नकाल के अनुसार इसका आंसर था 20.09%, ऑप्शन डी। क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कि 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर थी, तो कितनी थी, 20.09%, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। वर्तमान के अनुसार डाटा देखेंगे। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर 20.09% थी। जबकि अंतिम आंकड़ों की बात करें तो यह डाटा था दोस्तों हमारा 20.2%। ठीक है, 20.2% या अंतिम आंकड़ों के अनुसार, और अनंतिम आंकड़ों के अनुसार पूछे तो 20.09%, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, अनंतिम आंकड़ों के अनुसार पूछे तो 20.09% और अंतिम आंकड़ों के अनुसार 20.2%। ठीक है, अनंतिम आंकड़ा 20.09% का है और अंतिम 20.2%। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है। ठीक है, तो प्रश्नकाल के अनुसार इसका आंसर था दोस्तों लगभग 17%। ठीक है, लगभग 17% इसका सही आंसर था। चलिए देखेंगे डाटा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का लगभग 17% यानी कि 16.49% उत्तर प्रदेश में रहता है। ठीक है दोस्तों, भारत की जनसंख्या का लगभग 17% हमारे उत्तर प्रदेश में रहता है और
अंतिम आंकड़ों के अनुसार भी यही स्थिति कायम है। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का लगभग 17% यानी कि 16.49% दोस्तों उत्तर प्रदेश में रहता है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 19वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि राज्य जिनमें 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम है वे हैं क्रमशः। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि केरल और राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डाटा देखेंगे, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम क्रमशः केरल और राजस्थान में है, जबकि यदि अंतिम आंकड़ों के अनुसार बात करें तो उच्चतम एवं न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य क्रमशः केरल और बिहार हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा अंतिम आंकड़ों के अनुसार बात करें दोस्तों तो उच्चतम एवं न्यूनतम क्रमशः केरल और राजस्थान में है, जबकि यदि अंतिम आंकड़ों की बात करें तो उच्चतम एवं न्यूनतम महिला साक्षरता दर क्रमशः केरल और बिहार में। ठीक है, तो यदि यहाँ अंतिम आंकड़ों की बात करें तो कौन है? केरल और राजस्थान, और यदि अंतिम आंकड़ों की बात करें तो वह है दोस्तों हमारा केरल और बिहार। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे हम 20वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या दिया गया है यहाँ ध्यान से देखिए। 20वां नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है? क्या है? निम्न में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि कर्नाटक। ऑप्शन ए यानी कि कर्नाटक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम मृत्यु गणना की शुरुआत दोस्तों किसने की है? कर्नाटक ने की है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न? ध्यान से देखिए। कह रहा है कि लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए। क्या है? कह रहा है कि लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए। ऑप्शन ए यानी कि मैक्सिको में। ठीक है, ऑप्शन ए मैक्सिको में। फिर देखिए, कह रहा है कि लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए। ऑप्शन ए मैक्सिको में। यहाँ देखिए, कह रहा है कि लोक नगरीय सातत्य यानी कि फोक अर्बन कॉन्टिन्यूम। ठीक है, क्या है? लोक नगरीय सातत्य फोक अर्बन कॉन्टिन्यूम। ठीक है, के विचार को अमेरिकी सांस्कृतिक मानव विज्ञानी रॉबर्ट रेडफील्ड ने विकसित किया था। ठीक है, कह रहा है इसके लिए उन्होंने मेक्सिको के मेरिडा, युकेटन तथा ग्रामीण माया समुदायों का अध्ययन किया था। तो यदि बात करें लोक नागरीय सातत्य की दोस्तों तो इस विचार को दिया था अमेरिकी सांस्कृतिक मानव विज्ञानी रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ठीक है, किसने दिया था? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? चलिए देखिए ध्यान से। यहाँ कह रहा है कि रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में, क्या है? रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? क्या है? रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि वृहद परंपरा के। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि वृहद परंपरा के। रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत यानी कि कैरेक्टराइज्ड बाई किया जाता है? वह है दोस्तों ऑप्शन सी वृहद परंपरा के। ठीक है दोस्तों, यहां देखिए क्या है? कह रहा है कि रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को वृहद परंपरा यानी कि ग्रेट ट्रेडिशन के विकास से विशेषीकृत किया जाता है। उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक शहरों के विचार प्रस्तुत किए। फिर देखेंगे, रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को वृहद परंपरा के विकास से विशेषीकृत किया जाता है। उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक शहरों के विचार प्रस्तुत किए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है? कह रहा है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या है? माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या दिया गया है? यहां देखेंगे, राइट आंसर इसका दिया गया है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि जन्म नियंत्रण। क्या है? ऑप्शन सी जन्म नियंत्रण। तो माल्थस के अनुसार जो जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय है दोस्तों वह निम्नलिखित में से कौन सा है? वह है हमारा ऑप्शन सी यानी कि जन्म नियंत्रण। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, क्या है? ध्यान से देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार
सन 2050 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या होगी? क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सन 2050 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या होगी। तो विश्व की अनुमानित जनसंख्या होगी दोस्तों, वह है हमारा 9.25 बिलियन। ठीक है, 9.25 खरब। ठीक है, 9.25 खरब। फिर देखेंगे क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सन 2050 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या होगी, वह है 9.25 बिलियन खरब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों इस पुस्तक में दिए गए जनगणना से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से डाटा के साथ कवर कर लिया है दोस्तों।